स्टूडेंट्स, हम रोज खाना खाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो फूड हम प्लेट में देखते हैं वो बॉडी के अंदर जाकर एनर्जी कैसे बन जाता है? हमारी बॉडी कोई सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। हमारी डाइजेशन सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। ये एक लंबी ट्यूब है जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से एनस तक लगभग 9 मीटर्स लॉन्ग होती है। और सिर्फ ट्यूब ही नहीं, इसके साथ हेल्पर ग्लैंड्स भी होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे डाइजेशन के 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। लेट अस डिस्कस फर्स्ट स्टेप, दैट इज इंजेशन। इंजेशन डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है, जिसका मतलब है फूड और लिक्विड्स को माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लेना। ये न्यूट्रिशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। इंजेशन का मेन रोल है फूड को बॉडी के अंदर लाना, ताकि बाद में वह डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब हो सके, एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। नाउ आफ्टर इंजेशन, we will discuss digestion, which happens at 3 places, that is digestion at mouth, digestion at stomach and digestion at small intestine. However, we will first discuss digestion in mouth. Mouth को buccal cavity भी कहते हैं। Mouth में 2 types की digestion होते हैं। First one is physical digestion and second one is chemical digestion. Let us discuss physical digestion कैसे होता है। फिजिकल डाइजेशन का मतलब है फूड को छोटे पीसेस में तोड़ना विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर। टीथ फूड को कट, चू और ग्राइंड करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा फूड को सॉफ्ट और स्लिपरी बनाता है। टंग फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है और नीचे पुश करता है। इससे फूड स्वॉलो करना इजी हो जाता है और आगे डाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। लेट अस डिस्कस केमिकल डाइजेशन कैसे होता है। केमिकल डाइजेशन भी माउथ में स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा लगभग 30% स्टार्च डाइजेस्ट करता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमिलेस, टाइलिन। ये स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स जैसे मॉल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में तोड़ना स्टार्ट करता है। डू यू नो, सलीवा सिर्फ डाइजेशन नहीं करता, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करके ऑरल हेल्थ भी मेंटेन करता है। चूइंग और सलाइवा मिक्सिंग के बाद फूड एक सॉफ्ट लम्प बन जाता है। इस लम्प को कहते हैं बोलस। ये स्मूथ और वेट होता है, इसलिए इजीली स्वॉलो हो जाता है और स्टमक की तरफ मूव करता है। वी हैव नाउ कंप्लीटेड डिस्कशन फर्स्ट, दैट इज इंजेशन, एंड सेकंड बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन एट माउथ। नाउ वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर डाइजेशन एट माउथ, bolus is generated. Now let us discuss how we swallow food. Swallowing का मतलब है फूड का माउथ से स्टमक तक मूव करना। इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन हैपेंस एट थ्रोट। थ्रोट को आप एक 2 लेन ट्रैफिक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। द 2 lanes are lane 1, that is air lane, and lane 2, that is food lane. Lane 1, that is air lane, is composed of nasal passage and trachea, that is windpipe. Air lane के through lungs तक जाता है। Lane 2, that is food lane, is composed of mouth and esophagus. Food lane का through stomach तक जाता है। 2 lanes, that is lane 1, air lane, and lane 2. Food lane एक जंक्शन पॉइंट पर दोनों मिलते हैं। ये जंक्शन पॉइंट पे 2 इंपॉर्टेंट कंट्रोलर होते हैं, सॉफ्ट पैलेट, एपिग्लॉटिस। जब हम स्वॉलो करते हैं खाना खाते वक्त, सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठता है, फूड नोज में नहीं जाता, एपिग्लॉटिस नीचे बेंड होता है, विंड पाइप कवर हो जाता है, एसोफेगस ओपन होता है, फूड सेफली स्टमक में चला जाता है। जब हम ब्रीथ करते हैं, एपिग्लॉटिस अपराइट रहता है, ट्रेकिया ओपन रहता है, एसोफेगस क्लोज रहता है। इस तरह एक टाइम पर सिर्फ एक लेन एक्टिव होता है। फूड और एयर मिक्स नहीं होते। ये नेचर की कमाल आप देख रहे हो। ये इतना परफेक्टली होता है कि हमको पता नहीं चलता है। हम सांस भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस आफ्टर सैलोइंग व्हाट हैपेंस। जब बोलस फूड पाइप, जिसको एसोफेगस कहा जाता है, उसमें एंटर करता है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टमक की तरफ मूव करता है। बट कैसे? एक स्पेशल मूवमेंट से।
पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एसोफेगस की वॉल्स में मसल्स होते हैं। ये मसल्स ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इस वेव लाइक मोशन को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये बोलस को स्मूथली पुश करता है और स्टमक तक पहुंचा देता है। डाइजेशन इन द स्टमक, द रियल फूड लैबोरेटरी। सो स्टूडेंट्स, अब तक फूड ने एक इंटरेस्टिंग जर्नी कंप्लीट कर ली है। माउथ में च्यूइंग हुई, सलाइवा ने स्टार्च पर काम स्टार्ट किया, फूड एसोफेगस से स्लाइड होते हुए स्टमक तक आ गया। लेकिन अब जो जगह आने वाली है वही रियल केमिकल लैबोरेटरी है। यस, द स्टमक। यहीं पर फूड का सीरियस ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। सो इमेजिन कीजिए, आपका स्टमक एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, जहां पावरफुल केमिकल्स, एंजाइम्स और सेफ्टी सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फैक्ट्री दिन रात बिना रुक के काम करती है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टमक की एंट्री देखी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फूड स्टमक में एंटर कैसे करता है? एंट्री ऑफ फूड टू स्टमक, कार्डियक स्फिंक्टर। एसोफेगस से ट्रैवल करते हुए फूड एक स्पेशल गेट तक पहुंचता है। इस गेट का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। ये एक मस्कुलर रिंग होता है जो एसोफेगस और स्टमक के बीच लगा होता है। जब फूड का सॉफ्ट लंप, जिसे बोलस कहते हैं, यहां पहुंचता है, तो ये गेट ओपन हो जाता है और फूड को स्टमक में जाने देता है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग रूल है, ये गेट वन वे गेट है, यानी एंट्री अलाउड, एग्जिट नॉट अलाउड। एग्जैक्टली लाइक अ रेस्टोरेंट गेट विच सेज एंट्री ओनली, नो एग्जिट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ये गेट प्रॉपरली काम न करे तो स्टमक का एसिड ऊपर एसोफेगस में आ सकता है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। लेकिन नॉर्मली ये वाल्व डाइजेशन को स्मूथ बनाए रखता है। डाइजेशन इन द स्टमक। अब स्टूडेंट्स, फूड स्टमक में आ चुका है और यहीं से शुरू होती है रियल केमिकल डाइजेशन। स्टमक एक जे शेप्ड सॉफ्ट ऑर्गन है जो हमारे अपर लेफ्ट एब्डोमेन में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है और पार्टली रिब्स से प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन स्टमक सिर्फ फूड स्टोर नहीं करता, ये एक्चुअली एक केमिकल प्रोसेसिंग चेंबर है। स्टमक की वॉल में हजारों गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। इन ग्लैंड्स में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें जी सेल्स कहते हैं। ये सेल्स रिलीज करते हैं एक पावरफुल डाइजेस्टिव फ्लूइड, गैस्ट्रिक जूस। अब क्वेश्चन उठता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? ये एक मिक्सचर है, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूकस, इमीज हार्मोन्स, और हर कंपोनेंट का डाइजेशन में स्पेसिफिक रोल है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वाटर। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि गैस्ट्रिक जूस का लगभग 99% हिस्सा पानी होता है। वाटर यहां कई इंपॉर्टेंट काम करता है। फूड को सॉफ्टन करता है, डाइजेस्टिव केमिकल्स के साथ मिक्स करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिसोल्व करता है, एंजाइम्स को एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में, वाटर स्टमक की रिएक्शन मीडियम है। विदाउट वाटर डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। अब आते हैं स्टमक के सबसे पावरफुल केमिकल पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये लगभग 0.2 to 0.3% कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है और स्टमक का pH लगभग 1.5 to 2.5 बना देता है, यानी स्टमक का एनवायरनमेंट स्ट्रांगली एसिडिक होता है। अब सवाल है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों जरूरी है? इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं। 1, जर्म किलर। फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी में आ सकते हैं। HCl उन हार्मफुल जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी स्टमक एक तरह से बॉडी का डिसइंफेक्टिंग चेंबर भी है। 2, एंजाइम एक्टिवेटर। कुछ एंजाइम्स स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, HCl उन्हें एक्टिवेट करता है। जैसे पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन, प्रोरेनिन इज कन्वर्टेड टू रेनिन। 3, फूड ब्रेकडाउन। HCl टफ फूड फाइबर्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिससे डाइजेशन आसान हो जाता है। इनएक्टिव एंजाइम्स, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। अब बात करते हैं एंजाइम्स की। स्टमक कुछ एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि अगर वे एक्टिव फॉर्म में निकले तो स्टमक की ओन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए बॉडी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करती है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करो
और एसिड से एक्टिवेट करो। फर्स्ट पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन स्टमक का मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को तोड़कर सिंपलर पेप्टाइड्स में बदल देता है। एग्जाम्पल, प्रोटीन लाइक मीट, एग्स, pulses are converted to simpler protein molecules by pepsin action. दूसरा एंजाइम है प्रोरेनिन। ये कन्वर्ट होता है रेनिन में HCl की प्रेजेंस में, लेकिन ये मेनली इन्फेंट्स में एक्टिव होता है। रेनिन मिल्क प्रोटीन केसीन पर एक्ट करता है और उसे पैराकेसीन दैट इज कर्ड फॉर्म में बदल देता है। इस प्रोसेस को कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। इसका फायदा क्या है? मिल्क स्टमक में थोड़ी देर रुकता है, जिससे बेबीज को डाइजेशन आसान हो जाता है। म्यूकस दी सेफ्टी शील्ड। अब स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्टमक खुद डिसोल्व क्यों नहीं हो जाता? आंसर है म्यूकस। स्टमक एक थिक स्लिपरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे म्यूकस कहते हैं। यह स्टमक की इनर लाइनिंग पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। इसके फंक्शंस: एसिड से प्रोटेक्शन, सेल्फ डाइजेशन से बचाव, अल्सर्स बनने से रोकना। सो यू कैन इमेजिन, acid is equal to powerful chemical. Mucus is the safety shield. Without mucus, stomach seriously damage हो सकता है। अब स्टमक फूड को चर्न करता है, मिक्स करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है और धीरे धीरे फूड एक सेमी लिक्विड एसिडिक पेस्ट में बदल जाता है। इस पेस्ट को कहते हैं चाइम। ये डाइजेशन का नेक्स्ट स्टेज मटीरियल है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एग्जिट ऑफ फूड, दैट इज पिलोरिक स्फिंक्टर। अब फाइनल क्वेश्चन, फूड स्टमक से बाहर कैसे जाता है? स्टमक के लोअर एंड पर एक वाल होता है, पिलोरिक स्फिंक्टर। यह भी एक मस्कुलर गेट है, लेकिन ये गेट बहुत कंट्रोल्ड तरीके से ओपन होता है। ये एक बार में पूरा फूड रिलीज नहीं करता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके चाइम को स्मॉल इंटेस्टिन में भेजता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टिन में डाइजेशन का नेक्स्ट फेज होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, स्टमक का काम 3 मेन स्टेप्स में समझ सकते हैं: स्टोरेज, केमिकल डाइजेशन, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ चाइम, और इसके बाद डाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टिन में। सो स्टूडेंट्स, स्टमक ने फूड को चाइम में बदल दिया और अब यह चाइम पहुंच चुका है डाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन पर, द स्मॉल इंटेस्टिन। अगर डाइजेशन को एक फैक्ट्री माने तो स्मॉल इंटेस्टिन उसका मेन प्रोसेसिंग एंड एब्जॉर्प्शन सेंटर है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन एक लॉन्ग कोइलेड मस्कुलर ट्यूब है जिसकी लेंथ लगभग 6 मीटर्स होती है। इतनी लंबी होने के बावजूद ये एब्डोमेन के अंदर आसानी से फिट हो जाती है, क्योंकि ये कई बार कोलेड और फोल्डेड रहती है। स्मॉल इंटेस्टिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1. ड्यूओडेनम, फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट। 2. जेजुनूम, मिडल पोर्शन। 3. आइलियम, लास्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। और डाइजेशन इन तीनों पार्ट्स में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टिन एक ऐसी जगह है जहां मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। यहां 3 इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। 1. बाइल जूस, ये लिवर में बनता है और ड्यूओडेनम में रिलीज होता है। 2. पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रिया से आता है और ये भी ड्यूओडेनम में एंटर करता है। 3. इंटेस्टिनल जूस, ये स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल से सीक्रेट होता है और जेजुनूम और आइलियम में काम करता है। एक इंटरेस्टिंग एनाटॉमिकल पॉइंट, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस एक कॉमन ओपनिंग से ड्यूओडेनम में एंटर करते हैं। इस ओपनिंग को कहते हैं अम्पुल्ला ऑफ वाटर और इसे कंट्रोल करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये वाल्व डिसाइड करता है कि जूसेस कब रिलीज होंगे। अब असली डाइजेशन यहां से शुरू होता है। ड्यूओडेनम में 3 चीजें मिक्स होती है: चाइम फ्रॉम स्टमक, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, और इसी मिक्सिंग से डाइजेशन तेजी से आगे बढ़ता है। स्टेप 1, चेंज ऑफ मीडियम। स्टमक से आने वाला चाइम एसिडिक होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टिन के एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में बेस्ट काम करते हैं। यहां बाइल जूस एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बाइल चाइम की एसिडिटी को न्यूट्रल करके एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बना देता है। अब एंजाइम्स एफिशिएंटली काम कर सकते हैं।
2. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एक्चुअली माउथ से स्टार्ट हो चुका था। सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुरू किया था, लेकिन ड्यूओडेनम में पैंक्रियाटिक अमिलेज इस डाइजेशन को कंटिन्यू करता है। ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है। स्टार्च फर्स्ट इज कन्वर्टेड टू मोल्टोज एंड देन इज कन्वर्टेड टू सिंपलर शुगर्स। लेकिन अभी डाइजेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइनल स्टेप्स आगे होंगे। 3. फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फैट्स पानी में इजीली मिक्स नहीं होते, इसलिए बॉडी एक स्पेशल प्रोसेस यूज करती है। स्टेप 1, एमल्सिफिकेशन। बाइल सॉल्ट्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और एंजाइम्स आसानी से काम कर सकते हैं। स्टेप 2, एंजाइमेटिक डाइजेशन। अब आता है पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये फैट ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करता है। फैट इज कन्वर्टेड टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब फैट्स अब्सॉर्ब होने के लिए रेडी है। 4. प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ड्यूओडेनम में ये सीरियसली एक्सेलरेट होता है। पैंक्रियाज कई एंजाइम्स रिलीज करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। एग्जाम्पल, ट्रिप्सिनोजन। ड्यूओडेनम में एक एंजाइम होता है एंटेरोकिनेज, जो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन, और फिर ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल, किमोट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू काइमोट्रिप्सिन। प्रोकार्बोक्सिपेप्टिडिस इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिपेप्टिडिस। अब डाइजेशन तेजी से चलता है। ट्रिप्सिन इज कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। काइमोट्रिप्सिन इज कन्वर्टेड टू पेप्टाइड्स को छोटे चेन्स में बदलता है। कार्बोक्सपेप्टिडास इज कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड्स रिलीज करता है। 5. न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। फूड में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, डीएनए और आरएनए। ड्यूओडेनम में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इन्हें ब्रेक करते हैं। डीएनए एंड आरएनए इज कन्वर्टेड टू न्यूक्लियोटाइड्स। डाइजेशन इन द जेजुनोम। अब चाइम नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचता है, जेजुनोम। यहां डाइजेशन कंटिन्यू होता है और एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन जेजुनोम। यहां इंटेस्टिनल एंजाइम्स डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है मॉल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस। ये कन्वर्ट करते हैं। डाइसैक्राइड्स इज कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर्स, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। फैट डाइजेशन इन जेजुनोम। रिमेनिंग फैट्स यहां फर्दर डाइजेस्ट होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल। अब ये इंटेस्टिनल विली से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करते हैं। प्रोटीन डाइजेशन इन जेजुनोम। ड्यूओडेनम से आने वाले पेप्टाइड्स यहां फर्दर डाइजेस्ट होते हैं। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स काम करते हैं। अमीनोपेप्टिडासीज, डाइपेप्टिडेसिस। फाइनल प्रोडक्ट्स, अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, और ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। यहां न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर ब्रेक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इज कन्वर्टेड टू न्यूक्लियोसाइड्स, इज फर्दर कन्वर्टेड टू बेसेस एंड शुगर्स, और सेल्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन दी आइलियम। अब चाइम स्मॉल इंटेस्टिन के लास्ट पार्ट में पहुंचता है, आइलियम। यहां डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन बहुत एफिशिएंटली होता है। स्मॉल इंटेस्टिन की इनर वॉल पर होते हैं विली, और हर विलस पर होते हैं माइक्रोविली। ये सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं। इससे एब्जॉर्प्शन एक्सट्रीमली एफिशिएंट हो जाता है। हर विलस के अंदर होते हैं ब्लड कैपिलरीज, लैक्टिल, लिम्फ वेसल, और यहीं से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जैसे शुगर्स विली से ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं, मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और स्मॉल पेप्टाइड्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैट्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कंबाइन होकर बनाते हैं काइलोमाइक्रिन्स। ये एंटर करते हैं लैक्टिल्स एंड देन इनसाइड लिम्फ एंड ब्लड।
वाटर एंड मिनरल्स, इनका एब्जॉर्प्शन होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से। एनर्जी की जरूरत नहीं होती। लार्ज इंटेस्टिन, फाइनल प्रोसेसिंग, अब जो फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टिन में। इसके मेन फंक्शंस है वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन, फीसीज फॉर्मेशन, टेम्पररी स्टोरेज। लार्ज इंटेस्टिन के 3 मेन पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम ये स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन के जंक्शन पर होता है। यहां वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। यही एक स्मॉल स्ट्रक्चर भी होता है, अपेंडिक्स। कोलोन, कोलोन लार्ज इंटेस्टिन का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये रिमेनिंग वाटर एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को कन्वर्ट करता है, सेमी सॉलिड फीसीज। यहां हेल्पफुल बैक्टीरिया भी रहते हैं जो विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। रेक्टम, रेक्टम फीसीज को टेम्पररीली स्टोर करता है जब तक बॉडी उसे बाहर निकालने के लिए रेडी ना हो। इजेशन, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ये एनस के थ्रू होता है। एनस के आसपास 2 स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री, एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज वॉलेंट्री। इसी वजह से ह्यूमंस डेफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। असिमिलेशन, फाइनल स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अब लास्ट कॉन्सेप्ट, असिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, स्टोरेज। एग्जाम्पल, glucose is stored in the liver and muscles in the form of glycogen. Amino acids are generally not stored and are mainly used for growth and repair of body tissues. Fatty acids and glycerol are stored under the skin and in fat tissues in the form of body fat. So students, digestion की journey पूरी होती है. Ingestion, after that digestion, after that absorption, after that assimilation and lastly egestion. और यही है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस।